प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण गुलमोहर उप विषय पाठ 18 अविकारी शब्द व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण गुलमोहर से उप विषय पाठ 18 अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं, इन्हें अविकारी शब्द क्यों कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या होता है। इससे पहले हमने क्रिया, काल, वाच्य आदि का अध्ययन किया। आज हम अविकारी शब्द को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं। संज्ञा लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है या बदलाव आता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता या विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनका दूसरा नाम अव्यय भी है, अर्थात व्यय रहित। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। प्यारे बच्चों, अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसमें कोई भी व्यय न होता हो, कोई भी परिवर्तन न होता हो। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता, इसलिए इन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? विशेषण शब्दों के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे बच्चे जोर से चिल्लाए, मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। ऊपर दिए गए वाक्यों में जोर से, बहुत शब्द अपनी अपनी क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाती है। नंबर 1, क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर कि क्रिया कहाँ घटित हुई। नंबर 2, क्रिया के घटित होने का समय बताकर कि क्रिया कब घटित हुई। नंबर 3, क्रिया के घटित होने का
तरीका या रीति बताकर कि क्रिया कैसे घटित हुई। क्रिया के घटित होने का परिमाण या मात्रा बताकर कि क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई। अब बेटा यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाती है। स्थान के बारे में बताकर कि कहाँ घटित हुई, दूसरा समय के बारे में कब घटित हुई, कब कहाँ कैसे कितना क्रिया विशेषण है, बस इतना। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्रिया विशेषण कब कहाँ से कितना क्रिया विशेषण है, बस इतना। क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर क्रिया कहाँ घटित हुई, कहाँ से यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा, किस समय यानी कब घटित हुई, कब में क्या आ जाएगा आपका दूसरा भाग क्या है, कालवाची विशेषण या काल क्रिया विशेषण। क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और परिमाण या मात्रा से आ जाएगा आपका परिमाणवाचक या परिमाणवाची क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण, नंबर 2 कालवाची क्रिया विशेषण, नंबर 3 रीतिवाची क्रिया विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। इनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थानवाची कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर आदि। उदाहरण है नीला उधर बैठी है, वह अभी बाहर गई है। दोनों वाक्यों में उधर आपका क्या है स्थानवाची क्रिया विशेषण, और बाहर आपका क्या है स्थानवाची क्रिया विशेषण। इधर, उधर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, दूर, पास, आसपास, ये सभी आपके स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, सुबह, शाम आदि। उदाहरण हम लोग रोज फिल्म देखते हैं, वह हर साल विदेश जाती है। अब यहाँ पर भी रोज, हर साल यानी आपके क्या हैं कालवाची क्रिया विशेषण हैं। इनके अतिरिक्त जैसे आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, रात को, अक्सर, दिन भर, सदैव, हमेशा, ये आपके कालवाची क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण जैसे कि कब देखते हैं, कब से अगर आपका प्रश्न बनता है तो कालवाची क्रिया विशेषण होगा। कहां से अगर प्रश्न बनेगा तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति की सूचना देते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, तेज, अचानक आदि। उदाहरण बस अचानक रुक गई।
अब कैसे रुक गई? अचानक। जब प्रश्न हमारा कैसे से बनेगा तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब यहां पर बस चलते चलते अचानक रुक गई। कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। गाड़ी धीरे चलाओ। कैसे चलाओ? धीमे या धीरे। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? एकाएक। मुझे जल्दी से रुपए दे दो। कैसे दे दो? जल्दी से। तो यहां पर ये उदाहरण थे। अगला है हमारा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। उदाहरण, तुम इतना क्यों बोलती हो? आप कम क्यों खाते हैं? प्यारे बच्चों, यहाँ पर इतना, कम, ये दोनों आपके क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है और प्रश्न कितना से या कितने से बनता है, वहां पर आपका परिमाणवाची क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक में कहां से आपका प्रश्न बनेगा, कालवाचक में आपका किससे प्रश्न बनेगा, कब से प्रश्न बनेगा, रीतिवाचक में आपका कैसे से प्रश्न बनेगा और परिमाणवाचक में आपका कितना से प्रश्न बनेगा। तो ये क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद थे। क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद पढ़ने के पश्चात हमारा अविकारी का अगला भेद है संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे घर के सामने बाजार लगता है, पिताजी के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में के सामने के साथ दोनों संबंध बोधक अव्यय हैं, अव्यय या अविकारी शब्द हैं। अब यहाँ पर संबंध बोधक का क्या होता है बच्चे? जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है, दुकान के पास लोग जमा हो गए हैं। यहाँ पर दुकान संज्ञा शब्द है, दूसरा लोग भी संज्ञा शब्द है। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के बीच में जो संबंध स्थापित किया वो के साथ, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, ये सभी हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे से पहले की ओर, की तरफ आदि, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल, ये सभी हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। कुछ संबंध बोधक क्रिया विशेषण की भांति भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे लड़की घर के सामने खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? घर के सामने। तो कहाँ से प्रश्न बना? तो यहाँ पर क्या हो गया? ये स्थानवाची क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से ये हमारे क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। उदाहरण, राम और लक्ष्मण वन को गए। मैं बाजार जाता लेकिन मेरी बहन आ गई। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद
अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, वैधिकरण समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर बेटा समुच्चय बोधक होता है जो दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सब आपके यदि आपके क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। यहाँ पर इसके दो भेद बताए गए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे हैं जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, किंतु या अथवा आदि। वैधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें वैधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे क्योंकि, तथापि, मानो आदि। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक के जो भेद होते हैं वो दो बताए गए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, वैधिकरण समुच्चय बोधक। समान स्तर वाले वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करेंगे उन्हें समानाधिकरण नाम से ही प्रतीत होता है, और वैधिकरण जो एक प्रथम यानी प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करेंगे उन्हें हम वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। उसमें चूंकि, क्योंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि आपके शब्दों का प्रयोग होगा। अगला हमारा भेद है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। जो अविकारी शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं, मुख से किसी विशेष स्थिति में अपने आप ही निकल जाते हैं। उदाहरण, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो, वाह कितनी अच्छी साड़ी है। प्यारे बच्चों, विस्मय का अर्थ होता है हैरानी। अब जो अविकारी शब्द अपने आप स्वतः ही निकल जाते हैं, यानी किसी भी चीज को देखकर स्वयं से ही जो फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे गंदगी को देखकर छी छी इस प्रकार की फीलिंग्स आती है, खुशी को देखकर ओह वाह इस प्रकार की जो आपकी फीलिंग्स आती हैं, जो आपको महसूस होता है, उन्हें आप विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। विस्मय आश्चर्य सूचक, जैसे अरे ओह, अरे वह लड़का तो चोर निकला। अब यहाँ पर क्या है? विस्मय निकला, हैरानी हुई कि लड़के को जानते थे लेकिन फिर भी वो चोर निकला। हर्ष या उल्लास सूचक, जैसे वाह मन खुश हो गया, यानी एक खुशी का माहौल था। शोक या पीड़ा सूचक, जैसे उफ कोई हाय वह मर गया। तिरस्कार या घृणा सूचक, जैसे छी छी कितनी गंदगी है, हट कितनी बदबू है यहाँ, इस प्रकार के जो चिन्ह हैं। प्रशंसा सूचक, जैसे शाबाश अच्छा काम किया, वाह कितनी सुंदर तस्वीर बनाई। फिर चेतावनी सूचक, जैसे सावधान आगे खतरा है। स्वीकृति सूचक, अच्छा चलो तुम्हें काम पर रख लेता हूं। और संबोधन सूचक, जैसे हे अरे, ए जी, अरे भाई, हे भाई जरा इधर आना। इस प्रकार इसके ये 8 भेद यहाँ पर होते हैं। अगला है आपका निपात। वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले मुख्य निपात हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। उदाहरण, उसे भी अपने साथ ले आओ, मुझे भी गाड़ी चाहिए,
मुझे मात्र 10 रुपए चाहिए, इन वाक्यों में भी मात्र ही शब्द निपात हैं। अब यहाँ पर बेटा व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य हमारा शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। इनका कार्य वाक्य में बल देना ही होता है, इसलिए इन्हें निपात के नाम से जाना जाता है। मुख्य निपात ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि हैं। यहाँ पर केवल हिंदी में यही शब्द हैं जो निपात का कार्य करते हैं। अब मान लीजिए मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा, यानी कहीं आप शादी में गए हो, केवल मिठाई से काम नहीं चलेगा। वाक्य आपका ये मिठाई से काम नहीं चलेगा, लेकिन मात्र मिठाई से काम नहीं चलेगा। वहां पर क्या है कि मिठाई के अलावा और चीज भी चाहिए। मिठाई के ऊपर बल दिया गया, वाक्य को अधिक बल देकर बनाया गया। बल देकर जहां पर प्रयोग किया जाएगा वहां पर निपात का। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वाक्य हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहां पर क्या है कि मैं जरूर से जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं के साथ बल दिया गया, भी का कार्य है वो बल देने का है, इसलिए वहां पर निपात का इसने कार्य किया। अब तक हमने सीखा स्मरणीय बिंदु अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के वर्ग में निम्नलिखित प्रकार के शब्द आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय जो वाक्य में संज्ञा सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो 2 शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं जो विस्मयादि, विस्मय, आश्चर्य, दुख आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे अव्यय हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर बेटा आज के पाठ में हमने पढ़ा कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक क्या हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और निपात का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अब हम अपना अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे अभ्यास कार्य का पहला है क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन क्रिया विशेषणों के भेद बताइए। बच्चों यहाँ पर रंगीन शब्द दिए गए हैं। जो रंगीन शब्द दिया गया है उस शब्द के आधार पर आपको क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं। केवल क्रिया विशेषण के ही भेद बताने हैं, अविकारी के भेद नहीं बताने, ये ध्यान रखना है। जो क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद किए हैं उन्हीं भेदों में से आपको बताना है। नंबर 1, मैं अचानक घर पहुंच गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, आज घोड़ा तेज दौड़ा, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे शाम को नहीं आएंगे, कालवाचक
क्रिया विशेषण। नंबर 4, सब लोग भीतर चले गए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 5, आप कब मिलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 6, मैं अभी पहुंच रही हूं, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 7, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 8, बच्चा ध्यानपूर्वक आपकी बातें सुन रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहां पर मैंने बताया था कब, कहां, कैसे, कितना। अगर हमारा इस प्रकार से है तो क्रिया विशेषण के चारों भेद इसी में आ जाते हैं। कब से अगर हमारा प्रश्न बनेगा तो कालवाचक होगा, कहां से बनेगा स्थानवाचक होगा, कितना से बनेगा तो परिमाणवाचक होगा, और कैसे से बनेगा तो वहां पर रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, कोष्टक से उचित क्रिया विशेषण का चयन कर वाक्यों के रिक्त स्थानों में भरिए। इतना, बाहर, देर, तक, कल, अभी, वहां, अचानक, थोड़ी देर, उस, आजकल, चरचराचर, चुपचाप। अब यहां पर बेटा ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से नीचे जो आपके खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थानों में आपको इनको भरना है। अब इनको मैंने रेड यानी लाल अक्षरों से लिख दिया है, जो आपके मैंने यहां पर भरे हैं। आइए पढ़ते हैं अपने वाक्य। वह चुपचाप कमरे में आई और फिर बिना कुछ कहे बाहर चली गई। दूसरा है, वह आजकल बहुत देर तक पढ़ती है। नंबर 3, कल मेरे घर के किवाड़ चरचराचर गिर पड़ी। नंबर 4, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, आप थोड़ी देर बाद आइए। 5, आप वहां मत जाइए, उस जगह एक सांप है। नंबर 6, तुम इतना क्यों बोलती हो, थोड़ी देर तो चुप रहो। अब यहां पर जो लाल अक्षरों में लिखे गए हैं ये क्रिया विशेषण हैं, जिनको हमने यहां पर भरा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, निम्नलिखित या नीचे दिए गए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। नंबर 1, अव्यय विकारी शब्द हैं, बिल्कुल गलत है, अविकारी शब्द हैं। नंबर 2, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता कैसे प्रश्न से लगता है, बिल्कुल सही है। नंबर 3, स्थानवाची क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए, बिल्कुल गलत, कहां से प्रश्न करना चाहिए। नंबर 4, कालवाची क्रिया विशेषण का पता क्यों प्रश्न से लगता है, गलत है। नंबर 5, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है। नंबर 6, वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ क्रिया शब्द क्रिया विशेषण का कार्य भी करते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 7, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं, वाक्य में पढ़ते पढ़ते विशेषण है, गलत है। नंबर 8, सारी पुस्तकें हाथों हाथ बिक गई, वाक्य में हाथों हाथ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही है। ये बेटा ज्यादा
बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने व्याख्यान को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। व्याख्यान पढ़ने के पश्चात अब हमें केवल इनका हल करना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पद विशेषण है या क्रिया विशेषण, लिखिए। अब बेटा यहाँ पर नीचे वाक्य दिए गए हैं, उसमें पद को रेखांकित किया गया है। मैंने यहाँ पद को रेखांकित करने के साथ साथ उसे दूसरे अक्षर से लिखा है, यानी दूसरे लाल अक्षर से मैंने इनको लिखा है। अब यहाँ पर जो लाल अक्षरों से लिखे गए हैं और जिनके नीचे रेखा खींची गई है, उन शब्दों के बारे में आपको बताना है कि वो शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण है। बच्चा इतना रोया कि उसका गला ही बैठ गया। अब यहां पर क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया विशेषण। तुम इतना काम मत करो कि कमर में दर्द होने लगे, ये विशेषण है यहां पर। नंबर 3, मैंने आज बहुत काम किया, विशेषण। नंबर 4, मेरी बहन आज बहुत रोई, क्रिया विशेषण। नंबर 5, तुमने अच्छा किया जो यहां आ गए, क्रिया विशेषण। नंबर 6, उसने अच्छा काम नहीं किया, विशेषण। नंबर 7, वह लड़की बहुत मधुर गाती है, क्रिया विशेषण। नंबर 8, उसने कल मधुर गीत सुनाए, विशेषण। अब यहाँ पर आपको अपने आप भी पता लग गया होगा, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। बच्चा इतना रोया, इतना यानी रोने की विशेषता बताई, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण। तुम इतना काम की, यहाँ पर विशेषता बताई, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई तो विशेषण। अब यहाँ पर अपने आप ही पता लग रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है, और जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। यहां पर बच्चे मैंने मिलान के स्थान पर उनके समक्ष मैंने उनके वाक्यों को लिख दिया है, आप अपनी पुस्तक में इनका मिलान कर लेना। सबसे पहले है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे लोग ऊपर बैठे हैं। नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण, मैं आपके घर कल पहुंचूंगा। नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कल दावत में मैंने बहुत खाया। नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। नंबर 5, विशेषण, मुझसे इतना झूठ मत बोलो। अब यहाँ पर इन वाक्यों में आप स्वयं देख लीजिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है। कहाँ से है तो स्थानवाचक है, कब से है तो कालवाचक है, कितने से है तो परिमाणवाचक है, और कैसे से है तो रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय बोधक अवयवों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके समुच्चय बोधक अवयव दिए गए हैं, इनका प्रयोग आप अपने शब्दों के अनुरूप भी दे सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि जो शब्द मैंने लिखे हैं या जो वाक्य मैंने बनाए हैं आप उन्हीं वाक्यों को बनाएं, आप इसके अनुरूप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द है हमारा परंतु, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था परंतु मुझे कुछ काम आ गया। नंबर 2 है राम और सीता वन को गए। फिर है वे यहां रुके नहीं बल्कि चले गए। या तो आप चलिए या अपने दोस्त को भेज दीजिए। अतः सबने रीना को यही काम दिया कि वह सीमा से बात करके देखे, अन्यथा काम करो, अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। फिर है चूंकि वह बीमार था
इसलिए स्कूल नहीं आ सका। फिर है इसलिए मुझे देर हो रही थी इसलिए मैं चला आया। अब यहाँ पर जितने भी लाल अक्षरों में लिखे गए हैं वो आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इनकी सहायता से आपको वाक्य बनाने थे, वो मैंने वाक्य आपको बनाकर यहाँ पर दिखाए। इसके अतिरिक्त आप और अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त संबंध बोधक से कीजिए। अब यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, आपको वाक्य के अनुरूप उनको लिखना है। पहला है, बच्चे माताजी के साथ मेला देखने गए हैं। मेरे घर के बाहर आम का एक पेड़ है। पार्क के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। वह घर के अंदर छिपकर बैठा है। गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता। आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। स्टेशन के सामने एक गुरुद्वारा है। ट्रेन आने से पहले हमें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। सेब के अलावा संतरे दे दीजिए। परंपरा पालन के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब यहाँ पर जितने भी लाल अक्षरों में लिखे गए हैं वो सभी आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। के, बाहर के, साथ के, चारों ओर के, अंदर की, तरफ के अलावा, ये सभी आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उनसे आपको समुच्चय बोधक अव्यय को लिखना है, और वो अव्यय मैंने आपको अलग से अक्षरों में लिखे हैं। ध्यान पूर्वक देखिए। माताजी जाएंगी और पिताजी आएंगे। वह पढ़ता तो है पर पास नहीं होता। पर है, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। अन्यथा, छाता था इसलिए बारिश से बच गए। इसलिए वह दिन रात पढ़ती है ताकि पास हो सके। ताकि 6 है, या तो मेरे पैसे वापस कर दो या जेल जाओ। या अब यहाँ पर ये सभी आपके क्या थे, समुच्चय बोधक अव्यय थे। और पर, अन्यथा, इसलिए, ताकि, या। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भावों को व्यक्त करने वाले एक एक विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण दीजिए तथा उसे अपने वाक्य में उदाहरण के अनुसार प्रयुक्त कीजिए। अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय दिए गए हैं। उदाहरण भी आपका एक आपकी पुस्तक में दिया गया है। वो उदाहरण है आपका, जैसे हर्ष सूचक का उदाहरण दिया है, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब इसी प्रकार से आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उनका आपको लिखना है। सबसे पहले है आश्चर्य सूचक, अरे तुम आ गए। फिर है पीड़ा सूचक, उफ कमर में बहुत दर्द है। फिर है घृणा सूचक, छी छी कितनी गंदी जगह है। नंबर 4 प्रशंसा सूचक, शाबाश ऐसे ही मेहनत करते रहो। नंबर 5 चेतावनी सूचक, सावधान आगे खतरनाक मोड़ है। नंबर 6 स्वीकृति सूचक, अच्छा अब मैं चलूं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग कीजिए।
अब यहाँ पर बेटा वाक्य दिए गए हैं, उसमें उचित आपको क्या करने हैं, वाक्यों का यानी विस्मयादि बोधक शब्द जो सही है वो भरना है। जैसे आश्रय सूचक अगर वाक्य है तो उसके लिए वैसा ही भरना है, दूसरा है तो उसके लिए वैसा ही भरना है। इस प्रकार से आपको ये भरने हैं। अब पहला हमने भरा है, जैसे अरे यह गिलास कैसे टूट गया। फिर है अरे आप यहां कब से खड़े हैं। फिर है शाबाश इसी तरह से काम करते रहो। फिर है उफ बहुत ठंड लग रही है। फिर है छी छी कितनी बदबू आ रही है। खबरदार जो मुझे आंखें दिखाई। हे भाई जरा इधर तो आना। अरे तुमको नौकरी चाहिए। प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपके ये अव्यय शब्द हुए अरे, अरे, शाबाश, उफ, छी छी, खबरदार, हे भाई, अरे, ये सभी आपके विस्मयादि बोधक अव्यय थे। हमारा आखिरी प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6, कोष्टक से सही निपात चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ही, भी, तो, तक, भर, मात्र। अब यहाँ पर ये आपके निपात दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको आपके वाक्य पूरे करने हैं। आइए भरते हैं। तुमको ही यह काम करना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ चलिए। पैसा मात्र क्या कर सकता है। मैं तो उसे जानता तक नहीं हूं। किताब पढ़ तो लेने दो। मैंने यहाँ का स्टेशन तक नहीं देखा। शिक्षा मात्र से कुछ नहीं होता। संस्कार चाहिए, आप ही की आवश्यकता थी। बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान अविकारी शब्द पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में जो प्रश्न करने हैं वो मैं आपको दे रही हूं। आज का हमारा गृह कार्य है प्रश्न 1, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 2, क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित या उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न मैंने दिए हैं जो आपको हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। उसके बाद बाकी बचा हुआ व्याख्यान आपको गुलमोहर की पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं, बच्चों को यह व्याख्यान अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही भरना है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।